किताबों से भी ले लो, तो ये वाली पॉइंट जो है ना ये क्लियर हो जाए, पी ब्लॉक वाला, है ना। अब जैसे हमने नाइट्रोजन फैमिली का जनरल डिस्कशन किया था, वैसे ही आज हम लोग कर रहे हैं किसका, ऑक्सीजन फैमिली का। तो ऑक्सीजन फैमिली में सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। इसके लिए हम लोग याद रखते हैं ओल्ड स्टाइल से टीपो, है ना, यही याद रखते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो क्या क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, सल्फर होगा, सिलेनियम होगा, टेल्यूरियम होगा, पोलोनियम होगा, और नीचे एक 116 वाला भी एलिमेंट ऐड हो गया, जो एटॉमिक नंबर 116 वाला भी होगा। इन सबको एक्सेप्ट ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम को छोड़ करके ये सारे जो होते हैं, इन सबको मिला के हम कैल्कोजेन या चैल्कोजेंस कहते हैं। कैल्कोजेन या चैल्कोजेन इनको प्रोनाउंस करते हैं। इसका रीजन ये है कि ये जो होते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम, ये सारे के सारे जितने ओर्स है उनके फॉर्मेशन में ये ज्यादातर ये एलिमेंट यूज होते हैं। तो ओर फॉर्मिंग फैमिली भी बोलते हैं, कैल्कोजेन भी बोलते हैं, चैल्कोजेन भी बोलते हैं इनको। ऑक्सीजन फैमिली इज 16 ग्रुप ऑफ पी ब्लॉक। टेल्यूरियम, टेल्यूरियम की स्पेलिंग हो जाएगी इसमें जो पीओ है पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव है, पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव। पोलोनियम एलिमेंट इज रेडियो एक्टिव। और इसकी डिस्कवरी, पोलोनियम की डिस्कवरी मैडम क्यूरी ने करी थी। मैडम क्यूरी का नाम रेडियो एक्टिविटी के फील्ड में आता है, मैडम क्यूरी ने करी थी और पोलैंड में करी थी, इसीलिए नाम क्या हो गया। आपको 11th क्लास में सिखाया था ना, कई सारे एलिमेंट के नाम जो होते हैं वो कंट्री क्लेम करती है कि हमारा कंट्री ने डिस्कवर किया है, तो उसकी बेसिस पे नाम होना चाहिए। तो पोलैंड में डिस्कवरी हुई थी, मैडम क्यूरी ने करी थी, इसलिए नाम क्या हो गया इसका, पोलोनियम। अब बात करते हैं हम लोग सबसे प्राइम चीज जिसकी बात सब फैमिलीज में करी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस फैमिली के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करो, आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन हमेशा होगा NS2 NP4। सही लिखा है मैंने, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2 NP4। आउटर शेल का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, या उसी को कभी कभी दूसरी उसमें डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जगह अगर वर्ड आ जाए डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, तो मतलब आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। एंटर इनटू पी, पी सब शेल में एंटर करेगा आउटर इलेक्ट्रॉन। अगर इस कॉन्फ़िगरेशन को अबाव प्रिंसिपल और हुंड्स रूल के हिसाब से लिखो तो NH2 ऐसे लिख दोगे और NP4 को आप इस तरीके से लिखोगे।
इसमें अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में आपको पता ही है कितना होता है, 21% प्रेजेंट है, और बहुत सारे ओर्स में भी होता है। सल्फर की अगर बात करो तो सल्फर बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्म में होता है, जैसे कि सल्फेट के फॉर्म में होता है। एक सॉल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिप्सम, जिप्सम सॉल्ट, CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O। अच्छा, मेटलर्जी और ये सब चैप्टर जेई मेन से हटा दिए गए हैं। इसका कहीं से मतलब नहीं कि सॉल्ट का फॉर्मूला कहीं आएगा तो आप नहीं पढ़ेंगे, किसी क्वेश्चन में यूज किया जा सकता है ना। इसके बाद एक सॉल्ट होता है जिसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। जिप्सम था CaSO4, एप्सम होता है MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। सल्फर सल्फेट के फॉर्म में इस तरीके से रहता है। इसके बाद एक कंपाउंड है बेराइट बोलते हैं इसको, BaSO4, बेरियम सल्फेट। एक और है लेड का जिसको बोलते हैं गैलेना, PbS, गैलेना इज लेड सल्फाइड, PbS। एक जिंक का और है जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड इज ZnS। कॉपर और आयरन का एक और है CuFeS2, कॉपर पायराइट बोलते हैं। कॉपर और आयरन का एक और है जिसको बोलते हैं कॉपर पायराइट। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि ये जो पोलोनियम है, पोलोनियम क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो पोलोनियम जब डिके होता है, जब इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलेंगी तो डिके होकर के ये क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो पोलोनियम के डिके प्रोडक्ट याद रखिए थोरियम और यूरेनियम बनाता है, थोरियम बनाता है और यूरेनियम बनाता है। थोरियम एंड यूरेनियम बनाता है पोलोनियम अगर डिके होता है। रेडियो एक्टिविटी की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिविटी के बाद डॉटर न्यूक्लियाई, जो डॉटर एलिमेंट बनेगा वो थोरियम और यूरोनियम, यूरेनियम। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात हुई, फिर ओर्स की बात हुई, और फॉर्मिंग फैमिली थी, फिर उसके बाद हमने बात करने जा रहे हैं अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो आपको पता ही है ऑक्सीजन जो है वो अच्छा खासा नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं ये नॉन मेटेलिक होते हैं। टिपिकल, टिपिकल का मतलब है इसमें अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा। उसके बाद सिलीनियम और टेलुरियम स्लाइटली मेटेलिक कैरेक्टर हैं, सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, और पोलोनियम मेटेलिक होता है। आपका ऑक्सीजन और सल्फर जो होते हैं ये नॉन मेटल हैं, सिलीनियम और टेलुरियम जो होंगे ये सेमी मेटल काइंड ऑफ हैं। और पोलोनियम जो होता है मेटेलिक है, लेकिन रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लिव्ड है।
एनसीईआरटी लाए। टॉप टू बॉटम अगर आएंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम में स्पेशलिटी होती है क्या? ऊपर से नीचे जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। ये एक जनरल ट्रेंड है, पता ही है आपको। इसीलिए यहाँ पे नॉन मेटल से किस में कन्वर्ट हो रहा है? नीचे जाने पे मेटल बन रहा है। तो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में बस यही याद रखना था, कौन नॉन मेटल है, कौन मेटल है, और कौन सेमी मेटल काइंड ऑफ होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक जाते हैं हम लोग, तो रेगुलर इंक्रीज होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऑक्सीजन से टेल्यूरियम तक रेगुलर इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं। रीजन अगर देखें, साइज बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर वेट भी इंक्रीज करेगा, और बिल्कुल रेगुलर सा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि नीचे आने पे मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों पॉइंट जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो याद रखना है कि कुछ खास ऐसी बात नहीं है। इसके बाद बात आती है फिजिकल स्टेट की, कौन सा एलिमेंट किस स्टेट में होगा। फिजिकल स्टेट की अगर बात कर लो आप, तो फिजिकल स्टेट में ऑक्सीजन गैस है और बाकी सारे जो हैं वो सॉलिड हैं एट रूम टेम्परेचर। ऑक्सीजन इज गैस बट अदर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। बाकी सब क्या है? सॉलिड है। तो पहली चीज को याद रखिए कि ऑक्सीजन केवल गैस है, बाकी सब क्या है? सॉलिड। अब देखो, ऑक्सीजन ही ऐसा है जो डाई एटॉमिक बनाएगा मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर किसी को बनाना है, मतलब केवल दो एटम से अटैच होना है अपने, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साइज छोटा है, और दूसरी चीज दो एटम्स को जुड़ने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर बात करो तो हम लोग बोलते हैं पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है। इसके पी ऑर्बिटल और इसके पी ऑर्बिटल के बीच में एक तो सिग्मा बॉन्ड बना और दूसरी बॉन्डिंग हुई पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग होती है, दोनों के पाई ऑर्बिटल्स के बीच में बॉन्डिंग होती है।
लेकिन अगर हम लोग बात करें आगे जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन में तो ये बनाता है O2, लेकिन अगर सल्फर की बात करो तो सल्फर फॉर्म करता है S8। सल्फर S2 नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा? स्टेबल फॉर्म में S8 बनाता है। S8 का स्ट्रक्चर बोलते हैं पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। S8 का स्ट्रक्चर होता है पकर्ड रिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्योंकि साइज बड़ा होता है इसलिए p ऑर्बिटल्स के बीच में p पाई नहीं बनती है। यहाँ पे बॉन्डिंग स्पेशल तरीके की होती है, p पाई d पाई। याद रखेंगे यहाँ कौन सा बॉन्डिंग होगा, p पाई d पाई बनेगा। और इसका जो पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से याद रखेंगे। S8 बनते हैं। S देखिए कहाँ कहाँ पे होगा, एक S यहाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 S इस तरीके से लगे हुए होंगे। और ये S8 का जो फॉर्मेट है, 8 का जो फॉर्मेट है वो सल्फर भी बनाता है, TE भी बनाता है, SE भी बनाता है, सबके सब बनाते हैं। S8 का जो स्ट्रक्चर है वो सल्फर भी बनाएगा 8 वाला, सिलीनियम भी बनाता है और TE भी बनाता है। हाँ लेकिन ये जो टेंडेंसी है ये बनाने की, टेंडेंसी इज मैक्सिमम इन सल्फर। सल्फर में मैक्सिमम है, उसके बाद डिक्रीज होगी टेंडेंसी। बना लेंगे पर उतनी अच्छी रिंग, इतनी स्ट्रॉन्ग रिंग नहीं बनेगी। साइज क्योंकि बहुत बड़ा होता जाएगा ना, तो S8 के इस फॉर्मेट में होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। बन जाएगा लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। पोलोनियम की बात जनरल डिस्कशन में इसलिए नहीं करते क्योंकि पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, तो हमको टेल्यूरियम तक ही बात करनी होती है। ऑक्सीजन की स्पेशल बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी क्योंकि पहला एलिमेंट है। आपके सिलेबस में भी मेंशन्ड है कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको करनी है अलग से। आफ्टर दैट पॉइंट है एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियस की बात करो तो टॉप टू बॉटम आओगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? बोलिए बच्चों। टॉप टू बॉटम में एटॉमिक रेडियस क्या होना चाहिए 16 ग्रुप में? इंक्रीज होनी चाहिए, तो कुछ खास बात नहीं है। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की एक्स्ट्रा स्मॉल होती है, छोटा ज्यादा होता है। बाकी नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगी, तो खास बात ऐसी कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की। कोई एक्सेप्शन आएगा तो उस पर स्टार बना लीजिएगा। बाकी चीजें कैसी चल रही हैं अभी तक की, कोई एक्सेप्शन आया नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। टॉप टू बॉटम आते हैं, शेल बढ़ेंगे तो शेल बढ़ने की वजह से क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइज अगर करना है, आयन बनाना है, प्लस बनाना है तो ऊपर वालों का ज्यादा होगा और नीचे वालों का कम होगा, जनरल ट्रेंड है।
तो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी। ठीक है, ऊपर के एलिमेंट को अगर अपर एलिमेंट्स को अगर आप पॉजिटिव आयन बनाना चाहते हो, पॉजिटिव आयन, आयनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इसमें क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, और नीचे वालों की आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी, आसानी से बना लेंगे। तो लोअर एलिमेंट क्या होगा, लोअर एलिमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन इजीली करेंगे। और कुछ खास बात नहीं है, उसी पॉइंट को थोड़ा इलेबरेट कर दिया, और कोई बात नहीं। जिसको जनरल आयनाइजेशन एनर्जी आता है उसको इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। नोट हो गया ये पॉइंट बच्चों? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर लो। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में अगर बात करो तो डाउन द ग्रुप, क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप, ऊपर वाला सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, नीचे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी। ऑक्सीजन जो है वो अच्छा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, और कुछ खास बात नहीं है। सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, है ना, फ्लोरीन के बाद इसी का नंबर आता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे सेकेंड प्लेस पे आता है, सबसे पहले प्लेस पे कौन था, फ्लोरीन। नेक्स्ट है एलोट्रॉपी। ऑल एलिमेंट शो एलोट्रॉपी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो सारे के सारे जो एलिमेंट है ऑल एलिमेंट शो करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म शो करेंगे और एलोट्रॉपी भी शो करते हैं, मतलब चेन बनाएंगे। एलोट्रॉपी तो चेन बनाना, तो कैटिनेशन होता है, डिफरेंट फॉर्म्स बनाना। क्या पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। एलोट्रॉपी का मतलब होता है आपका, इसका मतलब है डिफरेंट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। और एलोट्रॉपी का मतलब होता है ऐसे फॉर्म्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो और केमिकल प्रॉपर्टीज लगभग क्या हो, सेम। जैसे कार्बन का होता है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। खास ज्यादा है नहीं इसके बाद केमिकल, एक दो पॉइंट के बाद केमिकल बॉन्ड प्रपोज शुरू कर दिया। अभी के पी ब्लॉक में क्या है, बर्कले,
अभी तो होगा ही नहीं एनसीईआरटी में, रिसेंट में है। ये होगा ना, 11th का तो नहीं है, 12th का ही है। एक बार ओपन कर देते हैं आपका। दिख रहा है कहीं पे? हाँ, बी ब्लॉक एनसीईआरटी डाला है। एक बार इस पे आते हैं। ऑक्सीजन फैमिली पे चल रहा है ना अपन। नाइट्रोजन की तो बता दी थी मैंने पहले, क्योंकि इन्होंने दे दिया पहले एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, तो पहले एलिमेंट की तो मैंने बता दी थी। बाकी नहीं पढ़ना है, बाकी तो कंपाउंड दे रखे हैं तो कंपाउंड करने नहीं अपने को, कंपाउंड को भी हटा रखा है, फिर देखेंगे एडवांस में आएगा तो करेंगे। एडवांस का भी तो आया नहीं ना, क्योंकि फिर कर ले और अपन हट जाए तो वो गड़बड़ है ना, मेहनत वेस्ट होगी आपकी। सिक्सटीन ग्रुप एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, एटॉमिक रेडियाई कर लिया, आयनाइजेशन एनर्जी कर लिया, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर ली हम लोगों ने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रहता है, ऑक्सीडेशन नंबर करना है, फिर ऑक्सीजन आ गया। करवा रहे ना, इसी से करवा देते, ये करना है ना पहले एलिमेंट का अनोमलस बिहेवियर, ये तो करना ही है। ये देखिए यहाँ पे इस चार्ट पे सब लोग देख पा रहे हैं, सबको विजिबल है ये वाला चार्ट, सबको विजिबल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -141 है, फिर सल्फर की है -200, फिर -195, -190, -174 हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अगर देखो तो आपके टॉप टू बॉटम जब जाते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे आते हैं, तो रेडियस बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। उसके अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो डिक्रीज कर रही है, तो आपको माइनस साइन को नहीं देखना है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है ये देखना है, मतलब उसका मॉड डिक्रीज कर रहा है।
यहाँ पे -141 है, और आपको एक रूल सीधा सीधा पता है कि पी ब्लॉक में जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से। ये रूल तो पता ही है आपको, पी ब्लॉक के लिए चलता है। सेकेंड पीरियड का ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन की है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये है आपकी सल्फर की। तो ऑक्सीजन की कम होगी और सल्फर की ज्यादा होगी, उसके बाद धीरे धीरे डिक्रीमेंट आएगा सब में। तो यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू को अगर बोलो तो सबसे ज्यादा सल्फर का है, उसके बाद आता है आपका किसका, -191 आ रहा है, तो किसका आ गया ये, सिलेनियम का। फिर किसका आ गया, टेल्यूरियम का। फिर किसका आ गया, पोलोनियम का। और फिर उसके बाद सबसे कम किसका आएगा, ऑक्सीजन का। अगर केवल वैल्यू वैल्यू की बात करें, मॉड की बात करें तो, है ना, क्लियर है बात। तो इसकी बात हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी बात हो गई, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की बात हो गई। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट देखिए 55, 393, 490, 725, 520। पोलोनियम का बिल्कुल अलग है, बाकी सबका क्या आ रहा है, रेगुलर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखिए 90 ऑक्सीजन का, फिर 718, फिर 958, फिर 1260, फिर 1235। यहाँ पे भी क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ में क्या आ रहा है, डिप आ रहा है। तो पोलोनियम में बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो रहे हैं, डिप जा रहा है, कम हो रहा है। बाकी सब में वही बातें हैं। फिर उसके बाद अगर बात करो ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए कौन कौन सी शो कर रहा है। ये वाला जो चार्ट होता है ये बड़े काम का होता है, इसमें बहुत सारी चीजें आपकी पता लग जाएंगी। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करो तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखेगी, ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1, सुपर ऑक्साइड जो होंगे वहां पे 1 और 2 दिखाई दे जाएगी। ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में 1 या 2 भी दिखती है। सुपर ऑक्साइड जैसे आप बात करो O2F2 की बात कर लो, OF2 की बात कर लो। हाँ ये देखो OF2 की बात करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन है +2, देख पा रहे हैं, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी हमेशा किस में होता है, अगर कंबाइंड फॉर्म में है तो -1 में होता है, तो ऑक्सीजन की हो गई +2। उसके बाद अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर -2 तो है ही है, 2 है, 4 है, 6 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फिर उसके बाद सिलीनियम की बात करो तो -2, 2, 4, 6 सल्फर और सिलीनियम का सेम है। फिर टेल्यूरियम का भी सेम है, -2, 2 एंड 4 एंड 6। तो अगर ये देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर में इन तीनों में सिमिलरिटी है, पहले वाले में डिफरेंट है। तो ऑक्सीजन की आपको वैसे भी याद रखनी होती है -2, -1, 1 एंड 2। और पोलोनियम की अगर बात करो तो वैसे पूछा नहीं जाता इसका, क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो इसका कोई डेटा याद नहीं रखना है आपको। 2 एंड 4 पोलोनियम पूछते नहीं। क्लियर है बात इतनी यहाँ तक की, बोले बच्चों। बोलिए ऑनलाइन। अब आगे बात करते हैं इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप +2, +4, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट +4 एंड +6 आर मोर कॉमन। ऑक्सीजन को छोड़ करके बात हो रही है सल्फर की, सिलीनियम की और टेल्यूरियम की, 3 एलिमेंट की बात हो रही है। वो कौन कौन सी शो करते हैं, +4 और +6 भी शो करते हैं, और +4, +6 जो है आपका ये सबसे ज्यादा कॉमन है। तो यूजुअली शो +4 स्टेट in their compound with oxygen +6 and fluorine with +6. Stability of +6 oxidation state decreases down the group, यानी कि +6 oxidation state की अगर बात करोगे तो नीचे जाने पे डिक्रीज
करेगी, मतलब +6 ज्यादा नीचे वाले स्टेबल नहीं होंगे। इसका रीजन देखिए क्या दे रखा है इन्होंने, ये क्या हो गया, इतना छोटा कैसे हो गया। इसका रीजन इन्होंने दे रखा है पी ब्लॉक है तो स्पेशल चीजें होंगी ही होंगी। कौन सी स्पेशल चीजें हैं देखिए, दिया हुआ है द स्टेबिलिटी ऑफ +6 स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इनर्ट पेयर इफेक्ट +4 क्यों शो कर रहा है, आउटर शेल में कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4। अगर 4s वाला अगर इनर्ट हो गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब यही होता है ना, आउटर शेल के s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो NH2 अगर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो केवल NP4 करेगा, और NP4 करेगा तो 4 ऑक्सीडेशन नंबर ही आएगा। तो इसीलिए आपको क्या बोला है, नीचे जाने पे +4 जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा रादर देन +6। और रीजन क्या है इसका, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो स्टेटमेंट बना करके आपसे पूछ सकते हैं कि ये +4 क्यों स्टेट है, उसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट दे दें, 2-4 इफेक्ट दे दें, अलग अलग ऑप्शन में दे सकते हैं। बॉन्डिंग इन +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्राइमरीली कोवेलेंट। अगर +4 और +6 बनाता है तो कोवेलेंट ही बना पाएगा, क्योंकि अगर उसको आयनिक बनाना है तो उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा, आयनिक में इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली ज्यादा होती है, तो आयनिक बॉन्ड बनाना है तो या तो एक इलेक्ट्रॉन ले या 2 इलेक्ट्रॉन ले, ये कंडीशन बनती है, -1 बनाए या -2 बनाए, है ना। और अगर +4 +6 ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है S+4 S+6 तो बनता नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन देना या 6 इलेक्ट्रॉन देना इज डिफिकल्ट। तो ऐसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी उसमें बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, कोवेलेंट होगा, है ना। इसके बाद प्राइम जो टॉपिक इन्होंने दे रखा है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जी, हाँ वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा तभी +4 शो करेगा। हाँ NH2 भरा हुआ है फिर भी D में जाकर के एक्साइटेड होकर के 6 तो शो करता ही है ना, लेकिन नीचे जो हैवी एलिमेंट होंगे उसमें NH2 बैठ जाएगा, बोलेगा हम नहीं रिएक्ट करेंगे। हाँ एक्साइटेशन होगा तभी वो पार्टिसिपेट करेगा, सिंगल होना चाहिए ना बॉन्डिंग के लिए, अगर 2 है तो क्यों करेगा। आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रही हूँ, ये कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, तो NH2 में ये चीज है और NP4 में ये है ना। अब ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो पार्टिसिपेट कर देगा, लेकिन अगर इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दो तो ये 1 2 3 ये है और एक आगे चला जाए D में चला जाए, मान लो यहाँ D ऑर्बिटल हो, एक यहाँ चला जाए तो 1 2 3 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर इसको भी एक्साइट कर दो, आगे लेते जाओ, तो ये 3 तो थे ही थे, 1 2 3 थे, 4 थे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और आ जाएगा, है ना, और एक S में तो है ही है, तो 6 बन जाएंगे। तो ये कंडीशन कब आएगी, नीचे वालों में NS अगर बैठ गया इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, अगर ये बोल रहा है हम नहीं पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन तो हैं जिसको आप सिंगल करके बॉन्ड बना सकते हो, है ना। और 4 इलेक्ट्रॉन को सिंगल करके बॉन्ड बना रहे हैं तो टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होगी, कोवेलेंट होगी, यही इस पॉइंट में बताया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ये जितना भी एनॉमलस बिहेवियर है, एनॉमलस का मतलब है ये आपके सिलेबस में भी दे रखा है, पहले एलिमेंट का जो डिफरेंट बिहेवियर है उसको डिस्कस करना है। तो इसमें पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो क्या क्या इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है बाकी एलिमेंट से वो हमें बात करनी है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ पी ब्लॉक प्रेजेंट इन सेकेंड पीरियड
इज ड्यू टू स्मॉल साइज। तो एनॉमलस बिहेवियर, ये जो अलग सा, एनॉमलस का मतलब होता है अलग सा बिहेवियर, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहला पॉइंट है किस वजह से ये अलग तरीके का बिहेवियर शो करता है बाकी एलिमेंट से अपने ग्रुप के। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका साइज स्मॉल है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। One typical example of effect of small size and high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in H2O. H2O जो होता है वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ऑक्सीजन के छोटे साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, जबकि सेकेंड एलिमेंट जो है, थर्ड एलिमेंट जो है ग्रुप का, सेकेंड एलिमेंट सल्फर जो है, वो इस तरीके का H2S में बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि सल्फर का साइज एकदम बड़ा हो जाता है। साइज अगर बड़ा हो जाए और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो हो जाए तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनती है। तो ये डिफरेंट इसके एग्जाम्पल हो गए। फिर द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट पी ब्लॉक के बात करोगे किसी भी ग्रुप के एलिमेंट 13, 14, 15, 16, उसमें सब में फर्स्ट एलिमेंट में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। 17 तक में फर्स्ट में डी ऑर्बिटल एब्सेंट है। अगर डी ऑर्बिटल एब्सेंट है तो जो ये एक्साइटेशन हमने यहाँ पे डी में कराया था वो वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। बॉन्डिंग जो करेगा, अगर इसको पाई बॉन्डिंग करनी है तो हमेशा पी पाई करेगा, मतलब पी और पी के बीच में। कभी भी आपका डी पाई पी पाई इस तरीके की बॉन्डिंग ये नहीं कर पाएगा क्योंकि डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं है। फिर बोल रहे हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन लिमिट्स इट्स कोवैलेंसी टू 4। इसकी कोवैलेंसी 4 हो सकती है। रेयरली एक्सीड 2, रेयरली ऐसा होगा कि ये 2 और बढ़ाएगा, 4 ही होगी। मैक्सिमम केसेस में कोवैलेंसी कितनी होगी? 4 ही होगी, 6 तक ये नहीं जा सकता। On other hand, in case of element of this group, valence shell can be expanded and covalency exceeds 4। तो वो पता ही है आपको, जैसे सल्फर का एग्जांपल अगर देखो तो सल्फर SF6 बनाता है। अगर सल्फर SF6 बनाता है तो इसमें कैसे बॉन्ड बनते हैं? फ्लोरीन के साथ। इसकी कोवैलेंसी 6 हो जाती है, 6 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। बोलो, तो ऑक्सीजन OF6 नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। इसके बाद है आपका रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर में हाइड्रोजन के साथ किस तरीके से रिएक्टिविटी है ये बात करते हैं। हाइड्रोजन से रिएक्ट करके एक तो कंपाउंड जो बनाते हैं उनको बोलते हैं हाइड्राइड, और हाइड्राइड जो होते हैं H2E टाइप के हैं। मतलब क्या क्या बनेगा? H2O बनेगा, H2S बना सकता है, H2Se बनेगा, H2TE बनेगा, है ना? इस तरीके के कंपाउंड बनेंगे। तो H2O से लेकर के H2PO तक के कंपाउंड की बात हम कर सकते हैं। इस टाइप के हाइड्राइड ये बनाएगा, जिसमें से जो पहला हाइड्राइड है जो ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, इसमें ऑक्सीजन के स्मॉल साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जो बाकी सब नहीं करेंगे। सब प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्राइड इज गिवन इन टेबल देख लेते हैं। Their acidic character increases from H2O to H2TE। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इन हाइड्राइड का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है H2O से H2TE तक। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का क्या मतलब है? लास्ट फैमिली में हाइड्राइड डिस्कस किया था हमने, तो बताइए एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करने का क्या मतलब है? हाँ अच्छा, देखो क्या दिया, इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन बॉन्ड एंथैल्पी फॉर डिसोसिएशन ऑफ H and E बाउंड डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे H और ऑक्सीजन, H और सल्फर, H और Fe, इनके बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो H और TE के बीच में अगर देखो ध्यान से T, तो T का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा।
तो बॉन्ड लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी। बॉन्ड अगर बहुत लेंथ बहुत ज्यादा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी, इतने दूर दूर जब एलिमेंट हो जाते हैं तो उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, उतनी अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक होगा। अगर बॉन्ड वीक होगा तो क्या होगा आपका नीचे की तरफ वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये H+ को आसानी से दे देगा, ये जो होगा H+ को डिफिकल्टी से देगा। इसलिए एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जब जा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है इसमें स्टेबिलिटी, यहां से थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड आल्सो डिक्रीजेस, यानी कि एसिडिक कैरेक्टर भी डिक्रीज कर रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो भी डिक्रीज कर रही है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब समझते हैं, गर्म करने पे कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, कौन जल्दी से टूट रहा है, कौन देर में। तो क्या बोल रहे हैं, नीचे जाने पे डिक्रीज कर रही है, यानी कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, मतलब नीचे वाला जल्दी से टूट जाएगा, ये वाला बाद वाला, और पहले वाला जल्दी से टूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या बॉन्ड एनर्जी होगी वो हाई होगी, इसको डिसोसिएट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए थर्मल स्टेबिलिटी नीचे जाने पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, जल्दी से टूट जाएंगे, नीचे वाले जल्दी टूटेंगे और ऊपर वाले ये जो हैं ये क्या होंगे, लेट में टूटेंगे। ऑल हाइड्राइड्स एक्सेप्ट वाटर possess reducing property, ये पॉइंट याद रखिए, ऑल हाइड्राइड एक्सेप्ट वाटर possess reducing property, दिस कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम H2S to H2A, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी नीचे से, अभी तक सारी चीजें ये एसिडिक इंक्रीज कर रहा था, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही थी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर यहाँ से H2S से H2T तक इंक्रीज करेगा, वाटर में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं होगी। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कोई एलिमेंट हाइड्राइड दे दे, क्या दे दे, हाइड्राइड, हाइड्राइड गिविंग टेंडेंसी जो होती है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग टेंडेंसी। तो H- जो देता है वो वाटर नहीं देगा, बाकी सारे दे सकते हैं, बाकी सारे देंगे तो दूसरे को क्या कर सकते हैं, ये रिड्यूस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, तो अपने में से H रिलीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये H रिलीज करेंगे, H- की बात हो रही है। तो H+ देगा ना, तोड़ेंगे भी तो। अब कितना रहता है, चलो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, आप थोड़ा थोड़ा ही कराते हैं, क्योंकि फिर ये एक तो आज रजत ने ये भी बात बता दी तो, और चलिए आज की क्लास आपकी होती है ऑफ, बायोमोलिक्यूल में प्रॉब्लम नहीं है किसी को ना, हाँ चलिए बाय बाय।